हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिंदी बुक कृतिका का चैप्टर नंबर 5 मैं क्यों लिखता हूँ। इसके लेखक अज्ञे जी हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। हिंदी में एक समय इस पर चर्चा हुई थी कि लेखक क्यों लिखता है, इसके लिए किसके लिए लिखता है, उसके लेखन का प्रयोजन क्या है। अज्ञे का यह निबंध भी उसी बहस से जुड़ा हुआ है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। लेखक प्रश्न करते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ। वैसे तो यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है, पर है बड़ा कठिन, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर एक लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। आंतरिक जीवन यानी अंतर्मन के स्तर, और उन सब बातों को संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ना जाने यह संभव भी है या नहीं। बस इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जा सकता है, यानी उनमें से कुछ बातों को लिखा जा सकता है, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरे लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। एक उत्तर तो वे यह देते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं स्वयं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ, क्योंकि लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। वास्तव में यही सच्चा उत्तर है। एक लेखक लिखकर ही उस अभ्यंतर यानी अपने भीतर की विवशता को पहचानता है, जिसके कारण उसने लिखना आरंभ किया हो, और लिखकर ही वह उससे मुक्त होता है, उस विवशता से जिसके कारण उसने लिखना प्रारंभ किया। लेखक कहते हैं कि मैं भी उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। कृतिकार वे होते हैं जो अपनी आंतरिक विवशता के कारण लिखते हैं, अपने अंतर्मन की पुकार से लिखते हैं। यह बात भी ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद और कुछ बाहर की विवशता से भी लिखा जा सकता है, जैसे संपादकों के आग्रह करने पर, प्रकाशक के तकाजे से, या फिर आर्थिक आवश्यकता के आधार पर भी लिखा जा सकता है। पर वे कहते हैं कि एक कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख यानी अपने सामने ईमानदारी से ये भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति आंतरिक प्रेरणा का फल है और कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। एक कृतिकार को यह बात ज्ञात होती है, और दूसरा यह बात भी है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, मानो वह लेखक के भीतरी उन्मेष यानी प्रकाश का निमित्त मतलब कारण बन जाता है, या जैसे वह लेखक के भीतरी उन्मेष का प्रकाश का एक कारण बन जाता है। लेखक आगे कहते हैं कि यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का बहुत महत्व होता है। कुछ ऐसे आलसी लोग भी होते हैं जो बिना बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनके अंदर की विवशता का पता चलता है। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कि प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिस्तर पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। इस प्रकार कह सकते हैं कि वास्तव में एक कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता, बल्कि वह उसे एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, जिससे भौतिक यथार्थ में उसका संबंध बना रहे। लेखक कहते हैं कि मुझे कभी इस बाहरी सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन कभी भी उससे बाधा भी नहीं होती। अगर उठने की बात करूं तो मैं सवेरे ही उठ जाता हूं, लेखक कहते हैं, पर अलार्म भी बज जाए तो मैं इसे कोई हानि नहीं मानता। वे प्रश्न करते हैं कि भीतरी व्यवस्था क्या होती है। इसे बखानना यानी इसकी व्याख्या करना बड़ा ही कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद सरल होता है, या फिर उसका उदाहरण भी दिया जा सकता है। कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता पर चर्चा करूं तो बात और स्पष्ट हो जाएगी। वे आगे बताते हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, सारी शिक्षा विज्ञान विषय में ही प्राप्त की। अणु क्या होता है, कैसे रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन किया, जहाँ अणुओं का भेदन संभव हुआ, रेडियम धर्मिता के प्रभाव क्या होते हैं, इन सब पर पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था, यानी किताबों में ये सब पढ़ा था।
फिर जब हिरोशिमा में अणुबम गिरा तब यह समाचार पढ़कर उसके प्रवृत्ति प्रभावों का भी पता चला। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह भी स्वाभाविक था। उन्होंने अपने लेखों में इस पर कुछ लिखा भी, लेकिन वे इस पीड़ा को अनुभव नहीं कर सकते थे। उन्होंने जो भी लिखा वे अपने बौद्धिक ज्ञान के हिसाब से लिखा और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है, इसलिए इस विषय पर कविता नहीं लिखी। फिर लेखक आगे कहते हैं कि यूं तो मैंने युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर हजारों मछलियों को मार देते थे, जबकि उन्हें कम आवश्यकता होती थी। और जीवों के इस अपव्यय की जो व्यथा, जो पीड़ा उनके अंदर उमड़ी थी, इससे वह एक सीमा तक अणुबम द्वारा होने वाले विनाश का अनुभव कर ही सके थे। यानी अणुबम के द्वारा जो विनाश हुआ था वह इसका कुछ कुछ अनुभव कर सकते थे। एक बार उन्हें जापान जाने का अवसर मिला, तब हिरोशिमा भी गए और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत हुए लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ। पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज होती है, यानी किसी चीज को महसूस करना। कम से कम एक कृतिकार के लिए तो अनुभूति आवश्यक होती है। अनुभव तो घटित होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में उस कृतिकार के साथ कभी घटित ही नहीं हुआ। उसे अपने अंदर उतार लेती है। जो आंखों के सामने ही नहीं आया, जिसका अनुभव नहीं किया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है। तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे यह सब अपने आप पर बीता हो। वे कहते हैं कि ये सब कुछ हिरोशिमा में देखकर भी तत्काल कुछ नहीं लिखा, क्योंकि इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति में अभी कसर थी, कमी थी। मतलब इसकी अनुभूति में अभी कोई कमी शेष थी। फिर एक दिन सड़क पर घूमते हुए देखा कि जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय वहां पर कोई खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी, यानी बंद हो गई होंगी, जो उस व्यक्ति के पास से आगे चली गई। उन्होंने उस पत्थर को झुलसा दिया और जो उस व्यक्ति पर अटक गई उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे उस पत्थर पर लिखी गई हो, वह पत्थर जैसे उस घटना का अनुभव करा रहा हो। लेखक कहते हैं कि पत्थर पर पड़ी उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा, अवाक रह गए। इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया हो, डूब गया। उन्हें उग पहले ऐसा लगा उन्हें जैसे जलते हुए सूर्य सा उग आया हो और फिर डूब गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे उस समय में चले गए जब वह घटना हुई थी और उसी क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया, जैसे कि मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। लेखक कहते हैं जैसे उस पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ हो। इसी में से वह विवशता जागी, भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने आप को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं लिखी। भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे वे कहते हैं कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि यह कविता अच्छी है या बुरी। यानी उन्होंने भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे ही हिरोशिमा की घटना पर कविता लिखी। फिर वे कहते हैं कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि यह कविता अच्छी है या बुरी। मेरे निकट यह एक सच है, क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है, यानी अनुभूति से उत्पन्न हुआ है। यही मेरे निकट महत्व की बात है, यही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है।
आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।